In this lecture, we will see what is a second order Cauchy-Euler equation. First of all, what is the form of Cauchy-Euler equation? We will see what is form of Cauchy-Euler equation. Then how to solve Cauchy-Euler equation. And after that we will see if we have some non-homogeneous differential equation, then how we will find its general solution. And last we will see if the characteristic equation or auxiliary equation has complex roots, then how we will find general solution to that differential equation. So first of all, Cauchy-Euler equation. सो सेकेंड ऑर्डर की जो कॉची ऑयलर इक्वेशन है उसकी फॉर्म कैसी होती है? उसकी फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश बी एक्स वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू 0. सो दैट इज ये वाली फॉर्म है इसकी, ए एक्स स्क्र वाई डबल डैश. सो वाई डबल डैश जो कि सेकेंड ऑर्डर वाई डबल डैश है जो कि सेकेंड डेरिवेटिव है वाई का, उसके साथ हम एक्स स्क्र मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ कोई ए मल्टीप्लाई होगा जहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है. सो ए बी सी आर कांस्टेंट. सो एक्स स्क्र वाई डबल डैश है हमारे पास, एक्स वाई डैश है और वाई है हमारे पास कांस्टेंट. ठीक है, सॉरी वाई है और इन सब के साथ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे से ए बी सी. ठीक है, सो ए एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस बी एक्स वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू 0. इस तरह की फॉर्म है. तब हम कैसे सॉल्व करेंगे कॉची ऑयलर इक्वेशन को? यहाँ पे इक्वल टू 0 हमें चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले हम मानते कि अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब हम v को log x से सब्सटीट्यूट करते हैं. ये हम मान के चलते हैं, हम सब्सटीट्यूशन करेंगे. उसके बाद x हमारा y हमारा चला जाएगा और उसकी जगह हमारे पास v में आ जाएंगी चीज़ें, v और x में. फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जैसे हमने पहले सॉल्व करा था. कैसे सॉल्व करा था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी हमने और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया था. उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं v इक्वल टू लॉग एक्स का. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या है? पहला, अगर हमारे पास ये है एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0. हमने इससे पहले क्या किया था? हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कैसी फॉर्म की थी? जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सम ए इंटू वाई डबल डैश बी इंटू वाई डैश प्लस सी वाई इक्वल टू 0. फिर ए बी सी जो कॉन्स्टेंट होते थे. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वाई डबल डैश को आर स्क्वायर लिख देते थे, वाई डैश को आर लिख देते थे और वाई जो था उसकी जगह बस कॉन्स्टेंट रहने देते थे और उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते थे. उसको सॉल्व कर देते थे रूट्स निकाल के. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, v इक्वल टू लॉग एक्स. तो v इक्वल टू लॉग एक्स हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हम डी वी बाई डी एक्स की बात करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? y डबल डैश है, y डैश है. y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स. तो हम y को हटाना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे. हम डी वाई डबल डैश यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसको भी रिप्लेस करेंगे. कैसे करेंगे? हमने सब्सटीट्यूशन ये कर लिया, v इक्वल टू लॉग एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकाल लिया. ठीक है, अब हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे. डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स को हम ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. अब डी वी बाई डी एक्स तो हमारा 1 बाई एक्स है, उसकी जगह हमने 1 बाई एक्स लिख दिया. डी वाई बाई डी वी एज इट इज़. ठीक है, सो हमें क्या चाहिए? हम पूरा एक्स वाई डैश को यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पूरे एक्स वाई डैश को रिप्लेस कर देंगे. एक्स वाई डैश है तो एक्स वाई डैश को हम डी वाई बाई डी वी लिखेंगे. ठीक है, अब हमें एक्स वाई डबल डैश भी चाहिए. ठीक है, वाई डबल डैश चाहिए यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब डी वाई बाई डी एक्स तो हमने यहाँ निकाल रखा है. अगर मैं इसको ही दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या बचेगा? इसको तो हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, अब अगर मैं इस वाले का यहाँ से कर लेते हैं. ठीक है, ये इसी के इक्वल है, यहाँ से कर लेंगे. ठीक है, इस 1 बाई एक्स का पहले किया तो हमारे पास माइनस 1 बाई एक्स का डी वाई बाई डी वी एज इट इज़ आ जाएगा. उसके बाद हम 1 बाई एक्स को तो एज इट इज़ रख लेते हैं. फिर इसका करेंगे तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर आ जाएगा और वी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसकी जगह डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट इज दिस वन. ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स की जगह अगेन मैं
1/x लिख सकती हूँ, तो ये 1/x² d2y/dv² बन जाएगा। मुझे x² y डबल डैश को रिप्लेस करना था, मैंने क्या किया, इसको मैं y डबल डैश लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको y डबल डैश लिख दिया, x² को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, x² y डबल डैश यहाँ रह गया, यहाँ पे आएगा माइनस का dy/dv और ये आ जाएगा d2y/dv²। ठीक है, अब जो हमारे पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि ये है x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। मुझे x² y डबल डैश मिल गया, मुझे एक्स वाई डैश मिल गया। ठीक है, दोनों को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश जो था वो था हमारा dy/dv। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स वाई डैश तो हमारा dy/dv था और x² y डबल डैश ये है, हाँ, तो x² y डबल डैश की जगह तो हमने लिख दिया d2y/dv² माइनस dy/dv प्लस एक्स वाई डैश dy/dv था, तो हमने लिख दिया माइनस y इक्वल टू 0, वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वहाँ पे y जो था वो फंक्शन ऑफ x था, और यहाँ पे जो y है वो फंक्शन ऑफ v है, तो यहाँ पे d2y/dv² हो रहा है हमारे पास, तो y यहाँ पे फंक्शन ऑफ v है, माइनस का y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैसे करते थे हम, जो ये सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dv² है, इसको आप y डबल डैश लिख दो, जहाँ पे y फंक्शन है v का। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, y डबल डैश की जगह हम r² डाल देंगे, y की जगह बस कांस्टेंट रहने देंगे। ठीक है, सो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह लिखेंगे, तो ये बन जाएगा r² - 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यूज आ जाएंगी +-1। अब जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते थे, अब यहाँ पे हम नोट करो कि y जो है वो v का फंक्शन x का नहीं है, तो हम y ऑफ v करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम y ऑफ v करके लिखेंगे। ठीक है, c1 आएगा, e की पावर क्या आता था r इंटू एक्स, पर r की वैल्यू हमारे पास +-1 आई है, r तो +-1 कर दिया हमने, x की जगह यहाँ v मल्टीप्लाई होगा, क्यों, e की पावर आर एक्स नहीं होगा, आर वी होगा, क्योंकि y यहाँ पे फंक्शन ऑफ v है। सो c1 e की पावर v प्लस c2 e की पावर -v हो जाएगा। अब v को तो मैंने log x लिखा था, सो मैं x को e की पावर v लिख सकती हूँ। अब e की पावर v को मैं x को मैंने v इक्वल टू लॉग एक्स है, तो वही हमने लिख दिया y ऑफ x इक्वल्स टू c1 e की पावर v की जगह लिख दिया हमने log x, उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया e की पावर माइनस का log x, और y हमारा क्या बन जाएगा c1। ठीक है, e और log कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x बचेगा, तो हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्व हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इन टर्म्स ऑफ x सोल्यूशन निकालना है, ये नहीं हम v में लगा निकाल के छोड़ देंगे, हमें इक्वेशन x पर डिपेंडेंट दी गई थी, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो y(x) इक्वल टू ये वाला हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा लास्ट वाला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x² y डबल डैश माइनस 3xy डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने पिछली इक्वेशन में निकाला था, अगर मैं v को log x लिख देती हूँ और v को log x लिख दिया, तो dv/dx 1/x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे वही xy डैश चाहिए और x² y डबल डैश चाहिए। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, हमने पिछले वाली इक्वेशन से करा था, हमने क्या लिखा था dy/dx, लास्ट इक्वेशन क्या थी फर्स्ट एंड सेकंड वाली, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट वाले में क्या सॉल्व किया था, dy/dx इस तरह से करा, वहाँ से हमने dy/dv लिख दिया xy डैश। ठीक है, उसी तरह से हमने d2y/dx² से सॉल्व करके निकाला x² y डबल डैश की वैल्यू। दोनों की दोनों वैल्यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी, x² y डबल डैश की तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, x² y डबल डैश जब हमें चाहिए तो वो यहाँ से आ जाएगा d2y/dv², x² y डबल डैश है तो एक्स वाई डैश उधर ले जाओ, माइनस का एक्स वाई डैश दैट इज माइनस का dy/dv हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई डैश है तो एक्स वाई डैश की जगह हम dy/dv लिख देंगे। तो फर्दर देखते हैं हमने क्या करा है, इसको हमने इस तरह से लिखा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, हमारे पास उसी तरह की फॉर्म आ गई, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकाल लेंगे, दैट और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, d2y/dv² - 4dy/dv + 4y = 0। क्या करेंगे, यहाँ पर y अगेन फंक्शन ऑफ v बन गया है। अब जब हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो हम एक वेरिएबल हटा के दूसरे वेरिएबल की फॉर्म का बना रहे हैं, और हमारे पास इक्वेशन ईजी हो जाती है ताकि हम और सॉल्व कर सकें, ठीक, उसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, y डबल डैश जो है उसकी जगह हमने क्या कर दिया,
आर स्क्वायर लिख दिया, वाई डैश की जगह हम आर लिख देंगे और वाई की जगह कांस्टेंट रहने देंगे। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 0। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R1 2 आ जाएगा हमारे पास, R2 भी 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गए रिपीटेड रूट्स। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे अगेन y जो है फंक्शन ऑफ v है, तो v की फॉर्म में लिखा जाएगा सोल्यूशन। तो क्या बन गया है वो c1e की पावर 2v। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता था, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता था। अब e की पावर 2v तो ओके है, अगर मैं दूसरा भी e की पावर 2v लिख दूँ तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं मान लो फर्स्ट फंक्शन f1 ये है, सेकंड फंक्शन भी मैं e की पावर 2v ही ले लेती हूँ। व्हाट हैपनिंग, ओके हाँ ओके। अगर मैं कह रही हूँ पहला e की पावर 2 है, दूसरा भी अगर मैंने e की पावर 2v ले लिया तो e की पावर 2v डिवाइड बाई e की पावर 2v करूँगी, वो 1 आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो हमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस v से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये दोनों फंक्शन e की पावर 2v एंड v इंटू e की पावर 2v जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस बन गए हैं। अब जो जनरल सोल्यूशन है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जनरल सोल्यूशन जो होगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बट हमें पता है v तो log x है, तो जैसे ही मैं v की जगह पर ये चीज़ यहाँ पे डालूंगी, v की जगह log x डालूंगी तो e की पावर 2 log x बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, e की पावर 2 log x है तो log x कट जाएगा और वहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, c1 प्लस c2 log x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन, दिस वन। तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्या है, ओके एक नोट है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, A particular solution of a second order linear differential equation is determined with by two initial conditions। अगर हमें particular solution की बात करनी है तो हमारे पास क्या होता है, एक differential equation होती है और साथ में दो initial condition होती हैं। क्योंकि ये second order की differential equation है तो यहाँ पर दो initial condition होंगी। मान लिया ये first order की differential equation होती है तो मुझे अगर particular solution निकालना है तो मेरे पास एक initial condition होगी, that is sufficient। अगर हमारे पास third order की differential equation है, थर्ड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें तीन इनिशियल कंडीशंस चाहेंगी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए। नाउ सोल्यूशन टू नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब तक हमने देखा कि होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ गई तब कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। सो कंसिडर द नॉन होमोजीनियस nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करें, हो सकता है हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें या थर्ड ऑर्डर की भी बात करें, लेकिन nth ऑर्डर की लिख रही है हमने, इस तरह की फॉर्म है nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की, yn प्लस p1x yn माइनस वन प्लस pn माइनस वन एक्स वाई डैश प्लस pnx y इक्वल टू fx। यहाँ पे ये fx जो है वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन नंबर ए मैंने डिनोट किया है यहाँ पर हमारे पास fx ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके एसोसिएटेड अगर मैं होमोजीनियस इक्वेशन बनाना चाहती हूँ तो वहाँ पे क्या करना है, मुझे एफ को जीरो लेना है, तो मैंने इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिख ली, वाई एन प्लस पी वन एक्स वाई एन माइनस वन एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर बी है जो कि इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हमें उसका सोल्यूशन तो निकालना आता है, कैसे निकलता है, क्या करते हैं हम लोग, वाई एन की जगह आर की पावर एन लिख देंगे, वाई एन माइनस वन है उसकी जगह आर की पावर एन माइनस वन लिख देंगे। इस तरह से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स एनएस वेरिएबल में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सेकंड ऑर्डर की होगी, थर्ड ऑर्डर की होगी, फोर्थ ऑर्डर की होगी तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर की होगी तो हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पर लिखेंगे तो ऐसे ही। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर बी है उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एसोसिएटेड होमोजीनियस हमने लिख ली। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन ए, तो ये जो ए इक्वेशन है हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन होगा, से पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने उसे कह दिया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन है वाई पी कह रहे हैं। ठीक है,
नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है इन ए ऑन एन ओपन इंटरवल आई वेयर द फंक्शन पी आई एंड एफ आर कंटिन्यूस। सबसे पहले तो हमारे पास सोल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए क्या था, हमारे पास पी आई और एफ कंटिन्यूस होने चाहिए। ये सारे जो पी आईज हैं यानी जो कोफिशिएंट्स हैं P1x P2x एंड सो ऑन Pn(x), ये सारे कंटिन्यूस होने चाहिए। हमारे पास fx भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तब हम आगे बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और y भी हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ठीक है। और हमारे पास y1 y2 एंड सो ऑन yn जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन किसके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। यहाँ पे देखिए y1 y2 एंड सो ऑन yn जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, जो कि हमने बी में दिखाई है, ठीक है। उसके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन के अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल रहे हैं तो उस एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का मैं सोल्यूशन लिख सकती हूँ, क्या है वो, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन हमें एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का नहीं चाहिए, हमें तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, ओके। अब y इज एनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए ऑन आई। अब y अगर कोई सोल्यूशन है ए इक्वेशन का, यानी वो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है, तो कैसा होगा, yx इक्वल टू c1 y1x c2 y2x एंड cn yn x प्लस ypx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, एक तो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो तो है ही है, साथ में है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि पूरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का है, ठीक है। सो इसको हम कह देते हैं YCX। यहाँ पे मैंने YPX कह दिया ना पर्टिकुलर सोल्यूशन को, इस पूरे सोल्यूशन को मैं YC लिख सकती हूँ, YC ऑफ X। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है एक तरह से, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन है, YX इक्वल्स टू YC प्लस YP, इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पे ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये, और ये एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का YC जो है एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है और YP पर्टिकुलर सोल्यूशन है। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं और इन जनरल हमारे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ yp इक्वल टू 3x इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने ये नहीं निकालना सीखा कि अगर हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने बस इतनी बात की है कि सोल्यूशन ऐसा होता है, ठीक है। इफ yp इक्वल टू 3x इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास ये सोल्यूशन दे रखा है कि हाँ ये सोल्यूशन है, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो क्या होगा, अगर yp इक्वल टू 3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। yp मान लिया y इक्वल टू 3x है, तो y डैश अगर करूंगी तो वो 3 आ जाएगा, y डबल डैश मैं करूंगी तो वो 0 आ जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो तो दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। 4y है, y डबल डैश की जगह पे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स y आ जाएगा, y की जगह मैंने लिख दिया 3x, तो ये 12x बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 12x आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये सोल्यूशन है। सो yp इक्वल टू 3x जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सो अब क्या कह रखा है, एंड yc इक्वल टू yc यानी जो हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन आती है, यानी जब मैं इस राइट हैंड साइड 12x की जगह पर 0 लिख दूंगी तब इसका क्या सोल्यूशन आएगा, हाँ, अगर मैं राइट हैंड साइड में 12x इक्वल टू 0 लिख दूंगी और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाऊंगी, कौन सी इक्वेशन बनाऊंगी, होमोजीनियस इक्वेशन, उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी क्या बनेगी, r² प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करूंगी, r इक्वल टू प्लस माइनस 2i आएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। सो r इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाता है वो होता है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये मैं बाद में बताऊंगी कि किस तरह से आया है। तो ये जो है सोल्यूशन आ जाएगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहेंगे, जो YC से मैं डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब
हमें करना क्या, हमें सोल्यूशन दे रखा है, हमें वाई पी दे दिया, वाई सी दे दिया, हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए, तब हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशंस हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हमने पिछली इक्वेशन में अभी हमें थ्योरम में हमने देखा कि जो जनरल सोल्यूशन है किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कैसा होता है, वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी टाइप का होता है। सो वाई सी हमें दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, वाई पी भी हमें दे रखा है, तो हमें वाई सी भी पता है, वाई पी भी पता है, हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो कैसे निकलेगा, वाई एक्स में मुझे मिल गया। अब इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ करने के लिए हमारे पास वाई डैश भी चाहिए। सो वाई डैश एक्स मैंने निकाला। वाई डैश एक्स कैसे निकालेंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे इसका। सो डेरिवेटिव कर दिया हमने, वाई डैश एक्स इक्वल्स टू, ये चीज़ आ गई। कंडीशन क्या है, वाई जीरो इक्वल्स टू 5, वाई डैश जीरो इक्वल टू 7। दोनों का हम यूज़ करेंगे तो C1 की वैल्यू 5 आ जाती है एंड C2 की वैल्यू 2 आ जाती है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। C1 की जगह 5 लिख दिया, C2 की जगह 2 लिख दिया, और वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने एज इट इज लिख दिया जो कि 3x था, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो क्या आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन हमें दे रखी है वाई क्यू प्लस 2y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। लेकिन हम ध्यान से देखें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो तो जस्ट y, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्चुअली है क्या, वाई सी इक्वल्स टू, सॉरी वाई एक्स इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन तो यहाँ पे हमें है चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो सॉरी वाई पी तो हमें जीरो है, यहाँ पे वाई पी तो जीरो है क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो है, ठीक है। तो हमें वाई सी ही निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है जस्ट, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अगेन इसकी जगह मैंने लिख दिया आर क्यूब, वाई डबल डैश की जगह लिख देंगे हम आर स्क्वायर, वाई डैश की जगह आर लिख देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट रहने देंगे। और इसको फर्दर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन आ रही है, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है प्लस माइनस 1 और 2। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, C1 e की पावर R1x प्लस C2 e की पावर R2x प्लस C3 e की पावर R3x। तो C1 e की पावर R1 मैं 1 कह रही हूँ, तो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा एंड e की पावर 2x हो जाएगा। तो मुझे y(x) मिल गया, ठीक है, y(x) मिल गया। लेकिन हमें यूज़ करनी है इनिशियल कंडीशंस। अब हमें जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं वो ये हैं, वाई जीरो इक्वल टू 1, वाई डैश जीरो इक्वल टू, वाई डबल डैश इक्वल टू 0, वाई डैश डबल डैश जीरो इक्वल टू 0। तो हमें y(x) तो मिल गया। तो इनका यूज़ करने के लिए मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा सोल्यूशन आया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं वैल्यूज़ डालूंगी ये वाली। सो मैंने वाई डैश एक्स निकाल लिया, वाई डबल डैश एक्स निकाल लिया, और ये इनिशियल कंडीशंस डालते हैं तो हमारे पास ये सिस्टम बन के आ रहा है इक्वेशन C1 C2 C3 के साथ। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन के आई है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वेदर यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड, तो वहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यूज़ C1 C2 C3 की ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन हमारे पास था क्या, सोल्यूशन हमारे पास ये था y(x) इक्वल्स टू, सबसे ऊपर देखिए y(x) इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस प्लस C3 e की पावर 2x। बस C1 की वैल्यू डाल दी, देन C2 की वैल्यू डाल दी और C3 की वैल्यू डाल दी सोल्यूशन में, और ये हमारा आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो सोल्यूशन है y(x) इक्वल्स टू C1 e की पावर x, ये जो सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन है जहाँ पे हमारे पास C1 C2 C3 की वैल्यूज़ नोन नहीं है, और ये हमारे पास निकल के आया पर्टिकुलर सोल्यूशन जहाँ पे हमारे पास C1 C2 C3 की वैल्यूज़ नोन है और हमने लिख दिया। तो जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन मेजर डिफरेंस यही है कि जनरल सोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड करता है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड करता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम कॉन्स्टेंट्स को वैल्यूज दे देते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास है फाइंड अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन y की पावर 5 है तो सॉरी y का फिफ्थ डेरिवेटिव अगर है तो उसकी जगह r की पावर 5 लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ठीक है। सो 9r की पावर 5 माइनस r की पावर 4 प्लस r क्यूब इक्वल टू 0 इस तरह से आ जाएगा। इसको फर्दर यहाँ से हम r क्यूब को बाहर ले सकते हैं।
सो यहाँ से हमने आर क्यूब को आउटसाइड लेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास r इक्वल टू 0 तो ट्रिपल रूट आ गया और r इक्वल टू 1/3 हमारे पास डबल रूट आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, वाई एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल टू 0 है तो c1 के साथ e की पावर 0 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 1 बन जाएगा। तो इसकी जगह 1 आ गया, c1 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई, c2 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करती हूँ तो अगेन लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, देन हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इस तरह से हम करते रहेंगे। ठीक है, 3 रूट था तो 3 तक हम गए। ठीक है, अब r इक्वल टू 1/3 है, सो c फॉर e की पावर x/3 हो गया। अगेन दूसरा भी हमारे पास r इक्वल टू 1/3 है तो हम x मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसके आगे अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी है, इस तरह की है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें डायरेक्टली, जो कि किसी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाली हमें दे रखी है, इट हैज़ अनरिपीटेड क्या रखा है, रिपीट नहीं लेके चल रहा है। अभी पहले हम अनरिपीटेड की बात कर रहे हैं कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे पास अनरिपीटेड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं a प्लस माइनस बी आयोटा, इस तरह की फॉर्म के आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूट्स, तो इस तरह की फॉर्म के ही आएंगे। वेयर हमने b नॉन जीरो ले लिया, क्योंकि अगर b जीरो ही हो जाएगा तब तो हमारे पास ये रियल रूट्स आ जाएंगे, जिसका हमने सोल्यूशन निकाल रखा है कि कैसे आएगा। देन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ जनरल सोल्यूशन ऑफ, तो जनरल सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें कि कैसा होगा इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पे राइट हैंड साइड जीरो है, होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड ऑन ए एन आर रियल कॉन्स्टेंट्स विद ए एन नॉन जीरो, तो ए एन यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो है, ए एन नॉन जीरो लेके चले क्योंकि हम nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके फॉर्म कैसी होगी, ई की पावर ए एक्स आएगा। ठीक है, जो ये कांस्टेंट वाला है ई की पावर ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस बी आयोटा है तो c1 कॉस बी एक्स हो जाएगा प्लस c2 साइन बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारे पास है कि जनरल सोल्यूशन हमें इसका निकालना है। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फर्दर सॉल्व करेंगे, आर इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा है ये, तो प्लस माइनस बी आयोटा रूट आ जाएंगे इसके। ठीक है, देयरफॉर प्लस माइनस बी आयोटा है और इसको हम आर इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई भी लिख सकते हैं। अब हमने जनरल सोल्यूशन क्या क्या है कहा है, वाई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में c1 cos bx प्लस c2 sin bx आएगा। अब a तो हमारा यहाँ पे 0 है तो e की पावर 0 इंटू एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन अंदर रह जाएगा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए जो कि हमें दे रखी है, y जीरो इक्वल्स टू 1, y डैश जीरो इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं तो हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट आ गए हैं, 2 प्लस माइनस आयोटा। तो जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, वाई एक्स इक्वल्स टू, तो जनरल सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं, ई की पावर ए एक्स बाहर रहता है तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा इसके रूट आया है तो ई की पावर 2x बाहर आ जाएगा। जो आयोटा वाला पार्ट है वहाँ पर प्लस माइनस आयोटा है तो वहाँ पे c1 cos x प्लस c2 sin x बन जाएगा। ठीक है, अब कंडीशंस का यूज़ करने के लिए हमें y डैश भी चाहिए। ठीक है, y डैश x निकाल लिया, y जीरो इक्वल्स टू 1 और y डैश जीरो इक्वल टू 5 का यूज़ करेंगे तो हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी। जब c1 c2 की वैल्यू आ गई है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में c1 c2 की वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल के आएगा, e की पावर 2x cos x प्लस 3 sin x। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next lecture, I will tell you about third order Cauchy-Euler equation. How to solve third order Cauchy-Euler equation. In third order Cauchy-Euler equation, what we will have x cube y triple dash plus say ax cube y triple dash plus bx square y double dash plus cx y dash plus dy equal to 0। इस तरह की फॉर्म होगी उसकी।
तो वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश तो हमें पता है, अगर हमें v इक्वल टू लॉग एच सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम उसमें हम देखेंगे कि हम एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश निकाल के देखेंगे, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसी तरह से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, उसमें मेन थिंग है कि उसमें बस थर्ड ऑर्डर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर की कॉची ऑयल इक्वेशन क्या है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।